नमस्कार मित्रों, कई बार ये होता है कि कुछ एक लम्हे ऐसे आते हैं ज़िंदगी में जब भूले बिसरे लोग ज़्यादा याद आते हैं। और विशेष रूप से जब वो कवि हों तो उस वक्त अपनी कविताओं के माध्यम से आपके जहन पे सवार हो जाते हैं। क्या किया जाए? तो बेहतर ये है कि ऐसे माहौल में उनकी एक आध जो अच्छी कविता है उसको दोहरा लिया जाए। मैं जिस कवि से आपका परिचय करवा रहा हूँ वो है भगवत रावत। और मुझे ये सौभाग्य तो मिला कि मैं उनके नज़दीक रहा कुछ समय। और जब भी कभी मौका मिलता दिल्ली में या भोपाल में तो उनसे मुलाकात का कोई ना कोई बहाना तलाश करके मैं चला जाया करता था, क्योंकि वो शख्स की शख्सियत और लेखनी दोनों में इतना दम था कि आपको लगता है कि ये आदमी आपके भीतर तक देख कर सारी बात समझ पा रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, और उसको मालूम है कि आप सिर्फ औपचारिकता पूरी करने आए हो या मन से मिलने के लिए आए हो। अंतिम दिनों में वो किडनी रोग से, शायद मुझे जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, किडनी रोग से पीड़ित थे और स्थिति अच्छी नहीं थी। उस स्थिति ने उनको बुरी तरह से भीतर से हिला के रख दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जो डायलिसिस के बावजूद भी कविता जो है वो अपनी आबाद गति से जब चल रही है, गतिशीलता उसमें ज्यों की त्यों बनी हुई है, तब लगता है कि नहीं, लेखन और कविता ये चीज़ें कभी भी रुकती नहीं हैं नदी के बहाव की तरह। चाहे कोई गंभीर रोग हो, चाहे कुछ भी हो, और चाहे किसी प्रकार की मानसिकता जो है वो नीचे गिर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति इन बातों को भूल जाए या छोड़ दे। ऐसी एक कविता है जो अक्सर उनकी कचोटती रहती है, जिसके कुछ अंश उन्होंने एक दो पैराग्राफ सुनाए भी थे एक बार फ़ोन पे, और उसके बाद वो हाँफने लगे थे। तो उन्होंने कहा मैं पूरी कविता आपको भिजवा दूंगा, या एक किताब आने वाली है उसमें यार छप जाएगी, वहीं से पढ़ लेना, और पढ़ के फिर उसके बाद बेहतर ये है कि ये कविता अपने दो चार मित्रों को भी पढ़ा देना, क्योंकि मेरा मकसद दूर तक इसका जो संदेश है, इनहेरेंट संदेश, इसके बीच में छिपा हुआ संदेश, वो ज़रा दो चार लोगों तक आगे भी पहुंच जाए तो मेरे मन को बड़ी तस्कीन होगी। तो कविता क्या है, सीधा उस पर आता हूँ। भगवत रावत इस कविता के माध्यम से कुछ एक संदेश, कुछ एक मैसेजेस आपके नाम छोड़कर गए हैं। और सबसे बड़ी जो उनकी कविता में जो विशेषता है कि जैसे संवाद स्थापित करने में समर्थ हैं, संवाद कर रहे हैं आपसे, और संवाद की भाषा, तेवर आप देख लीजिए। कविता है बच्चों के लिए एक कथा, बच्चों के लिए एक कथा कि थोड़ा समय निकाल कर सुना सकें तो बच्चों को यह कहानी ज़रूर सुनाएं। थोड़ा समय निकाल कर सुना सकें तो बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाएं कि कुछ दिन पहले कुछ लोग हुआ करते थे, कुछ दिन पहले कुछ लोग हुआ करते थे, वे एक दूसरे के दोस्त कहलाते थे। वे एक दूसरे के दोस्त कहलाते थे। दोस्त उन्हें कहा जाता था जो एक ही माँ बाप की संतान न होते हुए भी एक ही माँ बाप की संतानों की तरह से रह आते थे। एक ही माँ बाप की संतान न होते हुए भी एक ही माँ बाप की संतानों की तरह रहते थे। वे बेरोक टोक एक दूसरे के घरों में आते जाते, धीरे धीरे एक दूसरे के सपनों में भी आने जाने लग जाते। धीरे धीरे एक दूसरे के सपनों में भी आने जाने लग जाते। उनके घरों के दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे। उनके घरों के दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे। दरवाज़ों पर ताले तो तभी लगाए जाते थे, उनके दरवाज़ों पर कोई काल, जब दुर्भाग्य से घरों में कोई बचता नहीं था। ताले तो तभी लगाए जाते थे जब दुर्भाग्य से घरों में कोई बचता नहीं था, और उनके दरवाज़ों पर तो कोई काल बेल भी नहीं होती थी, और उनके दरवाज़ों पर तो कोई काल बेल भी नहीं होती थी। वे एक दूसरे को ज़ोर से आवाज़ लगाकर बुलाते थे, और एक दिन
उनके बेटे बेटियां भी इसी तरह एक दूसरे के दोस्त हो जाते, और एक दिन उनके बेटे बेटियां भी इसी तरह एक दूसरे के दोस्त हो जाते। वह कोई सतयुग नहीं था, वह कोई सतयुग नहीं था। उनमें भी लड़ाई झगड़ा कहा सुनी होती थी। घरों में बर्तन थे, आपस में टकराते थे। घरों में बर्तन थे, आपस में टकराते थे, लेकिन वो एक दूसरे के दोस्त रहे आते थे। और ऐसा भी होता है कि वो बरसों तक एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। दुनिया जहान घूम कर जब भी वापस आते तो एक दूसरे से मिलकर बच्चों की तरह ही हंसते ठिलठिलाते थे। और ये बात और है कि थकी हुई उस उम्र में हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। ये बात और है कि थकी हुई उस उम्र में उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे, और तब वे पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगते थे। और तब वह पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगते थे। थोड़ा सा समय निकाल कर सुना सकें तो बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाएं। और ये संबंधों की दहलीज़ है मित्रों, ये कई बार अजीब अजीब मोड़ पे ले आकर खड़ा कर देती है। जब ये कविता वो सुना रहे थे फ़ोन पे और उनकी आवाज़ हाँफने लगी थी, और बाद में मैंने उस कविता को स्वयं बाद में कुछ महीनों के बाद जब पुस्तकाकार रूप में आ गई तब उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे एक अख्तर उल ईमान की छोटी सी नज़म भी वो कौंधने लगी जहन पे। और जब अख्तर उल ईमान पहली बार बम्बई गए थे तो उनकी एक छोटी सी नज़म उन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बनी थी कि इस बड़े शहर में कोई ऐसा नहीं, कि इस भरे शहर में कोई ऐसा नहीं जो मुझे राह चलते को पहचान ले, कि जो मुझे राह चलते को पहचान ले और आवाज़ दे, ओ बे ओ सिर फिरे, दोनों एक दूसरे से लिपट कर वहीं गालियां दें और फिर हाथापाई करें, और पास के पेड़ की छाँव में बैठकर घंटों एक दूसरे की सुने और कहें, इस भरे शहर में कोई ऐसा नहीं जो मुझे राह चलते को पहचान ले। शुक्रिया।